बेखबर इश्क भाग 13। अर्जुन और कामना के नाम ये कहानी। अर्जुन ने उसकी गर्दन छोड़ दी तो वह जल्दी जल्दी सांस लेने लगी। अर्जुन ने चेतावनी भरी निगाहों से देखते हुए कहा, जाइए यहाँ से। शिरीषा खड़ी होते हुए बोली, वो एक इंसान है और हम वैम्पायर। रिश्ता क्या है आपका उससे, और आगे भी क्या संभावना है? अर्जुन ठंडे लहजे में बोला, हमारे रिश्ते की संभावना पर विचार करने का काम आपका नहीं है। उसे यहाँ से बाहर निकाल दें। शिरीषा ने दृढ़ता से कहा। अर्जुन ने व्यंग्य से मुस्कुराकर पूछा, ये अनुरोध है या आदेश? आदेश। मैं काउंसिल प्रमुख अल्ट्रा के भाई, काउंसिल सदस्य अल्फा की बेटी होने के नाते आदेश दे रही हूँ। शिरीषा ने निगाह मिलाकर कहा। मेरा जवाब है नहीं। अर्जुन ने भी संकल्प भरी निगाहों के साथ कहा। क्यों? क्योंकि ये मेरा महल है और यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं इसका फैसला मैं करता हूँ। काउंसिल से इसका कोई लेना देना नहीं है। शिरीषा अब फिर नम्रता से बोली, अर्जुन ज़िद्दी मत बनो, मेरी बात मान लो। हमेशा से मेरी ख्वाहिश रही है कि आपका हाथ मेरे हाथ में हो, और आपसे किसने कह दिया कि मैं आपकी ख्वाहिश साकार करने का बाध्य हूँ? अर्जुन ने बेहद शांति से जवाबी सवाल किया। शिरीषा कोई जवाब नहीं दे पाई। वह चुपचाप अर्जुन की दिलफरेब आंखों और होंठ को देखती रही। गंभीरता के साथ वह खिड़की के पास खड़ा था। छनकर आती चांदनी उसके चेहरे को और दिलकश बना रही थी। बादाम रंग के शर्ट में वह आकर्षक लग रहा था। शिरीषा का मन ईर्ष्या से भर उठा। कामना को याद कर दिमाग में तनाव उत्पन्न पैदा हो गया और वह मुड़कर गुस्से में बाहर निकल गई तो अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर अगले ही पल वो अपने कमरे में था। सोई हुई कामना को देखते ही वो शांत हो गया और माथे से शिकन की लकीरें मिट गईं। चेहरे पर पुरसुकून के भाव के साथ एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वो उसके सिरहाने अधलेटा होते हुए बोला, मेरे जाने की वजह से आप में कुछ तो बदलाव आया। ईर्ष्या से ही सही, खुद के लिए खड़ी तो हुई, इजहार न सही गले तो लगी। अर्जुन उसे प्यार से देख ही रहा था कि तभी कामना ने करवट ली और सिर तकिए से हटाकर अर्जुन के पेट पर रखने लगी। लेकिन सिर टिकने की जगह सरकने लगा तो अर्जुन ने कामना को अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए उसे आरामदायक स्थिति में कर दिया। उधर शिरीषा गुस्से में जल रही थी। अपने महल जाकर उसने सब कुछ इधर उधर फेंक दिया और चीख उठी, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी अर्जुन। मैं उस बदजात लड़की को मार डालूंगी। तुम्हारी आंखों के सामने उसके शरीर से खून की एक एक बूंद निचोड़ ली जाएगी और तब तुम्हें छटपटाते हुए देखूंगी मैं। तुम्हें एहसास कराऊंगी कि मुझे नकार कर तुमने क्या गलती कर दी है। आज तुम्हारी आंखों में उसके लिए अपनापन देखकर मुझे जो दर्द महसूस हुआ है वो दर्द तुम्हारी आंखों में देखना है। तुम्हारे सीने में वो नश्तर चुभते हुए देखना है जो मेरे सीने में चुभ रहे हैं। मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुम किसी और को नहीं चाह सकते। दूसरी तरफ अनव्य घर पर लौटकर आया तो ईशा को रोते हुए पाया। अनव्य ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए कहा, ये आंखें भी सोच रही होंगी कि किसके पास आ गई, हर वक्त रोती रहती है। ईशा ने आंसू साफ करके जाना चाहा तो अनव्य ने उसकी पतली कलाई पकड़कर वापस खुद के सामने खींचते हुए कहा, रो क्यों रही थी? ईशा हाथ छुड़ाकर बोली, जवाब जानते हैं आप, भाभी अभी तक नहीं मिली। वो पुलिस वाले कहते हैं कि जंगली जानवर खा गए। उनकी ज़िंदगी सिर्फ दर्द में ही बीत गई और मौत भी इतनी दर्दनाक। मैं उनको नहीं भूल पा रही हूँ। अकेले होती हूँ तो और भी ज़्यादा याद आती है। मुझे भी यकीन नहीं है उनकी मौत की बात पर। मुझे लगता है कि वो आएंगी, लेकिन घर में सब उनसे बेपरवाह हुए बैठे हैं। अनव्य ने अब उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे भी आपके यकीन पर यकीन है। आपकी भाभी सही सलामत हैं और एक दिन आप उनसे ज़रूर मिलेंगी। ईशा अनव्य की आंखों में बारी बारी देखकर यकीन करने की कोशिश करने लगी कि वो सच कह रहा है या फिर बस बातें ही बना रहा है। तो अनव्य मुस्कुरा दिया और बोला, शक की लड़की, मुझे हमेशा ऐसी शक भरी निगाहों से क्यों देखती हो? तुम ना बहुत शक करती हो। कहते हुए अनव्य ने उसके गाल पर हाथ रखा तो उसका चेहरा गर्म था। अनव्य ने उसके गर्दन और फिर माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बीमार हो? ईशा ने कुछ स्टेप पीछे लेते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। अनव्य ने उसकी कमर पकड़कर खुद के करीब करते हुए कहा, यह बात है तो फिर मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा इलाज करो। ईशा की सांसें रुक गईं और चेहरा लाल हो गया। क्या कर रहे हो आप? दूर हटो मुझसे। अरे मुझे बुखार है, दवा लाओ मेरे लिए जानम। अनव्य ने शरारत से जगमगाती आंखों के साथ कहा। ईशा ने उसकी छाती पर मुक्का मारते हुए उसे खुद से दूर हटाते हुए कहा, आप बदमाश कहीं के।
बदमाश, अनन्या ने कहा और उसकी तरफ स्टेप लेते हुए बोला, अब जब ये उपाधि मिल ही गई है तो थोड़ी बदमाशी वाली हरकतें करना तो बनता है। अनन्या ईशा ने उसे छिड़कते हुए कहा और पीछे हटी तो अनन्या भावनाओं से भरे स्वर में बोला, बोलो ना जन्म, आह आप नहीं सुधरेंगे। कहते हुए ईशा भागी तो अनन्या भी उसके पीछे भागा। ईशा ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो अनन्या अपने कमरे में चला गया। ईशा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो शिवा ने उसे खाना और दवा देते हुए कहा, मैं बाहर ही खाकर आया हूँ, तुम खाकर दवा ले लो। ईशा ने सर हिला दिया और अपने कमरे में आ गई। शिवा भी अपने कमरे में चला गया। आनिया फिर बिना बताए गायब हो गई थी। इस वजह से शिवा का मूड उखड़ा उखड़ा सा था। शिवा लैपटॉप पर काम करते हुए जल्दी ही सो गया तो ईशा भी दवा लेकर आराम करने लगी और अनन्या के बारे में सोचते हुए सो गई। बुखार की वजह से वो निश्चित सो नहीं पा रही थी। तभी रात में लगा कि कोई कमरे में है तो उसने चीखना चाहा। अनन्या ने पलक झपकते ही उसके मुंह पर अपनी हथेली रख दी। ईशा ने अनन्या को देखा और उसका हाथ हटाते हुए बोली, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। आपकी तबीयत देखने आया था, लेकिन आपने तो चीख कर मेरी तबीयत बिगाड़ने का प्लान बनाया हुआ था। अनन्या ने शिकायती लहजे में कहा। ईशा ने अलसाई पलकें झपकाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। अनन्या उसकी आंखों को देखकर कुछ पल देखता ही रह गया, फिर होले से बोला, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। ईशा ने बिस्तर की तरफ बढ़ते हुए कहा, आप जाइए। अनन्या ने जाने के बजाय अपनी ताकत बाहें उसकी कमर पर फंसाते हुए उसे खुद की तरफ खींच लिया। ईशा की पीठ अनन्या के सीने से लग गई और अनन्या उसके कंधे को थामे हुए धीमे स्वर में बोला, अपना ख्याल रखा कीजिए। आपका बीमार या उदास चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे चिड़ी और लड़ाकू ईशा ही पसंद है। मैं साफ साफ कहने में यकीन रखता हूँ और बात यह है कि मैं आपको देखकर खुशी महसूस करता हूँ। आपको बहुत पसंद करता हूँ। ईशा ने मन में अजीब सी लहरों को महसूस किया और खुशी से आंखें मींचते हुए होंठ भींच लिए तो अनन्या उसके कानों के पास गाल को चूमते हुए बोला, खुद ही खुद इजहार सुनकर खुश हो लेना अच्छी बात नहीं। सामने वाले को भी इजहार सुनने की दरकार हो सकती है जन्म। ईशा मुस्कुरा उठी तो अनन्या धीरे से उसे छोड़कर गायब हो गया। ईशा ने आंखें खोली तो अनन्या गायब था। वो इधर उधर देखने लगी, फिर लेटते हुए सोचा, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ उसके बारे में। वो मुझे क्यों पसंद करेगा? इतना स्मार्ट है, उसे लड़कियों की कोई कमी तो नहीं। अनन्या चुपचाप मुस्कुराते हुए अपने बेड पर लेट गया और आंखें बंद कर लीं। दूसरी तरफ सुबह कामना उठी तो खुद को अर्जुन के सीने पर उसकी बाहों के दरमियान देखकर हड़बड़ा कर उठने की हुई, लेकिन अर्जुन ने उसे पकड़ रखा था। पकड़ ढीली न होती देखकर उसने सिर ऊपर उठाया तो अर्जुन उसे ही देख रहा था। अर्जुन हाथ हटाइए, कामना ने नज़र हटाते हुए होले से कहा तो अर्जुन ने उसे और अच्छे से बाहों में समेटते हुए कहा, यह गलत बात है। मैंने पूरी रात आपको अपने सीने पर सोने दिया, हटने को नहीं कहा और आपने आँख खुलते ही मुझे खुद से दूर होने का आदेश दे दिया। कैसा इंसाफ है ये? कामना छूटने के लिए कसमसाई तो अर्जुन ने उस पर अपनी बाहें और कस लीं। वो फिर से कसमसाई तो पीठ के बल सीधा लेटा अर्जुन एकदम पलट गया, जिससे कामना बिस्तर पर आ गई और अर्जुन उसके ऊपर झुक गया तो कामना की तो जैसे धड़कनें ही रुक गईं। वो घबराते हुए पलकें फड़फड़ाने लगी और चेहरा बाईं तरफ घुमा लिया तो अर्जुन ने उसके चेहरे को पकड़कर अपने सामने करते हुए पूछा, क्या गड़बड़ है? कुछ भी नहीं, कामना ने नज़र न मिलाते ही जल्दी से कहा तो अर्जुन बोला, फिर आप घबराई हुई क्यों लग रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत विचलित हैं। आपके गाल कश्मीरी सेब जैसे लाल होते जा रहे हैं। अर्जुन की बातें सुनकर वो चेहरे को सुलगता हुआ महसूस करने लगी और अचानक ही उसे धक्का देकर हटना चाहा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। अर्जुन ने उसे खींचकर अपनी बाहों में ले लिया और बोला, मैं नहीं जानता कि क्यों, लेकिन आप मुझे बहुत हर्ट कर देती हैं। कामना सिर्फ उससे दूर जाने की फिराक में थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोली तो अर्जुन ने कशिश भरी आवाज़ में कहा, आपको अगर कोई परेशानी ना हो तो क्या एक बार फिर आप मुझे गले लगा सकती हैं, ठीक कल रात की तरह? कामना ने उसके मजबूत कंधे और चौड़ी छाती को देखकर नज़र हटा ली और बोली, नहीं, मैं किसी का आदेश नहीं मानती। मैं जा रही हूँ। आपको गले लगाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अर्जुन अब मुस्कुरा उठा और बोला, वैसे इतना तो आप समझ सकती हैं कि यह आदेश नहीं, अनुरोध था। लेकिन ठीक है, आप जब मुझसे इसी लहजे में बात कर रही हैं तो मैं और शर्मिंदा नहीं होना चाहूँगा।
न ही आपको शर्मिंदा करना चाहूँगा, इसलिए आज के बाद मैं आपसे ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा। हमारे बीच सिर्फ आपकी सुरक्षा या फिर काम से जुड़ी बात होगी। मेरे बेकाबू व्यवहार के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। अर्जुन ने उसे छोड़ दिया और पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो गया। तो कामना भागकर खिड़की पर आ गई। वो नीचे भी नज़र नहीं आया। कामना को उसके लिए बुरा लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी सोच बदल गई और उसने मन ही मन कहा, अच्छा तो नहीं लगा उसका यूँ जाना, लेकिन इस रिश्ते को क्या मंजिल हासिल होगी। मैं इंसान हूँ और अर्जुन वैम्पायर है। कुछ भी सहज नहीं, बहुत उलझा हुआ रिश्ता है ये। इसमें आगे ना बढ़ना ही ठीक है। कुछ वक्त बाद सब ठीक हो जाएगा। उधर ईशा सुबह तबीयत में सुधार महसूस कर रही थी। वो खाना बनाकर नीचे उतरी तो अनव्य बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाता नजर आया। ईशा उसकी तरफ देख ही रही थी तो उसने भी नज़र उठाई और बोला, इस तरह की नज़रों से सुबह सुबह क्यों घूर रही हैं आप मुझे? मुझे उकसाने का इरादा है क्या? ईशा का मुंह खुला रह गया और वह अभी कुछ बोलती उससे पहले ही अनव्य बोल पड़ा, होंठ खूबसूरत हैं, पर इससे मैं नहीं पिघलने वाला। आपके करीब आने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आप कर कैसे लेते हैं ये? ईशा ने अब चिढ़कर कहा तो अनव्य कंधे उचकाते हुए बोला, मैंने क्या किया? रात में आपने कुछ और कहा था और अब ऐसे अनजान बनकर कुछ और ही बातें कर रहे हैं। ईशा ने सवालिया निगाह उस पर जमाते हुए कहा। अनव्य ने थोड़ा झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या कहा था मैंने रात में? कि आप। ईशा कहते कहते रुक गई तो अनव्य मुस्कुराते हुए बोला, कि मैं क्या? मुझे बात ही नहीं करनी। कहते हुए ईशा पैर पटकते हुए आगे बढ़ गई तो अनव्य हंसते हुए बोला, अरे कम से कम पैरों पर तो रहम करो। आपके ही हैं, मेरे नहीं। ईशा पीछे मुड़कर बोली, ज़्यादा बोलोगे तो आपके पैर पर सिलबट्टा दे मारूंगी। अनव्य अब और ज़ोर से हंस दिया और बोला, ऐसे ही अच्छी लगती हो। ईशा खिजी हुई सी अपने कमरे में चली गई और सोचा, क्या होता रहता है मेरे साथ? मैं इसके ख्वाब देखती हूँ या ये सच में आता है? कोई जादूगर या छलावा है? नॉर्मल इंसान जैसा बिहेव क्यों नहीं है इसका? अगर ये सच में आता है तो फिर मुकर क्यों जाता है? शरीफ होने का दिखावा क्यों करता है? और अगर नहीं आता सच में तो मुझे क्या हो गया है? यही हाल रहा तो किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना होगा। 2-3 दिन बाद अर्जुन उस रोज़ के बाद से कामना की तरफ एक नज़र देखता तक नहीं था। वो कभी कमरे में तो कभी हॉल में काम में व्यस्त तरह तरह के दस्तावेज बनाता या देखता रहता। आनिया आ गई थी तो अर्जुन उसके साथ विचार विमर्श में व्यस्त था। जब कामना की नज़र उस पर पड़ती और गलती से अर्जुन ने भी उसी समय बाहर देख लिया, लेकिन कामना की नज़र हटाने से पहले ही अर्जुन ने फिर ऐसे नज़र हटा दी मानो वो नज़र ही ना आई हो। कामना से अब ये सहन नहीं हो रहा था। उसे तो लगा था कि अर्जुन के दूर हो जाने से दोनों चैन से जी सकेंगे और सारी परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन अब 3-4 दिनों में ही वो समझ गई कि जितना आसान सब समझ रही थी उतना आसान नहीं था। अर्जुन का अनदेखा करना कामना को नागवार गुजर रहा था। वो अब और ये सब सहन नहीं कर पा रही थी और उसके अनदेखा करने पर वो अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करके ज़ोर ज़ोर से रो उठी। अर्जुन ने कागज़ को फाइल के अंदर समेटते हुए कहा, आनिया मैं थक गया हूँ, बाद में बात करता हूँ, अभी जाओ। आनिया चली गई तो अर्जुन कुछ देर बाद कामना के दरवाजे के बाहर था। वो उसके सिसकने की आवाज़ को महसूस कर सकता था, लेकिन फिर भी वो अंदर नहीं गया, चुपचाप वहाँ से हट गया। इधर आनिया ने रात के करीब 10 बजे दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खुलते ही अनव्य की जगह शिवा को दरवाजे पर पाकर उसने परेशानी के भाव से अपने होंठ भींच लिए और बिना एक शब्द कहे आगे बढ़ गई, लेकिन शिवा ने दरवाज़ा बंद करते हुए उसकी कलाई पकड़ लिया। आनिया के कदम ठहर गए तो शिवा सामने आ खड़ा हुआ। आनिया ने भी पलकें उठाकर उसकी निगाहों में देखते हुए कहा, सोने का वक्त हो चुका है, आपको सो जाना चाहिए। जो भी बात करनी है बाद में कर सकते हैं, अभी। शिवा ने भी निगाहों में देखते हुए गंभीरता से कहा, सुबह बात करते हैं शिवा, अभी आराम करना चाहती हूँ मैं। सुबह कब बात करते हैं आनिया? कौन जानता है कि सुबह 4 बजे उठकर तुम गायब हो जाओ। अगर हो भी जाऊँ तो क्या हो गया? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है जिस विषय पर हमें बात करनी चाहिए। अच्छा, यही बात है तो फिर एक बात का जवाब साफ साफ दीजिए। आपकी ज़िंदगी में मेरी कोई जगह है या नहीं? आपको क्या लगता है? नहीं है तो फिर नहीं है, आनिया ने सपाट लहजे में कहा। शिवा ने उसकी कलाई छोड़ते हुए कहा, शुक्रिया। शिवा अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया तो आनिया भी अपने कमरे में चली गई। अनव्य ने हंसते हुए कहा, क्यों बेचारे की जान लेने पर तुली हो? बोल क्यों नहीं देती जो वो सुनना चाहता है?
तुम भी तो उसे पसंद करती ही हो। मुंह बंद रखो अपना। मैं जंगल में देख चुका हूँ तुम दोनों को साथ। तो क्या? मेरी ज़िंदगी में मैं अपने हिसाब से चलूँगी। चलो ठीक है, जो भी करो, लेकिन पता चले कामना को किसने उठवाया। आनिया ने आंखें बंद करते हुए कहा, विनेश करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उसने किया नहीं है। वो अभी सही मौके की तलाश में है, इसके पीछे कोई और है। अनव्या ने बैठते हुए कहा, बिग ब्रो को किसी पर शक है? आनिया भी बैठते हुए बोली, होगा भी तो क्या, वो बताते कहाँ हैं कुछ, खाली बैठने वालों में से तो वो है भी नहीं। शक की लिस्ट तो तैयार कर ही ली होगी। अनव्या ने माथे पर उंगलियों से मसाज करते हुए कहा, कामना को लेकर ब्रो कभी भी कुछ जाहिर नहीं करते थे, फिर भी कामना निशाने पर आ गई। अब उसे महल में रखकर तो उस पर खतरा और बढ़ा दिया। आनिया ने परेशानी के भाव से कहा, काउंसिल के सामने हाजिर होने का आदेश था। शिरीषा ने परिषद को खबर कर दी है। अर्जुन नहीं गया, अब शायद वो लोग खुद महल आए। अनव्या ने उसकी तरफ देखा और बोला, हमें भी वहीं रहना चाहिए। आनिया ने सिर हिलाते हुए कहा, चलेंगे। अब समझ रहे हो कि क्यों शिवा को ज़रा भी एहसास नहीं होने देती। हमारी वजह से ये इंसान ख़तरे में पड़ जाएंगे। इन्हें जितना दूर रख सको उतना ही इनके हक़ में अच्छा है। एक तो नज़र में आ चुकी है, कम से कम बाकी दोनों को चैन से जीने देते हैं। अनव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें छोड़ना है तो तुम छोड़ दो, मेरा कोई इरादा नहीं है ईशा को छोड़ने का। मैंने तो अपने मन की बात कह भी दी उससे, हालांकि बाद में भ्रम पैदा कर दिया, लेकिन वो मेरी ही रहेगी। आनिया ने नज़र फेर कर लेटते हुए कहा, जो जी में आए करो, मैं नहीं बढ़ने वाली आगे। अनव्या मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ लेट गया और बोला, मन में रखकर जीना पड़े तो रह नहीं पाओगी। वो इतना भी शरीफ नहीं लगता मुझे। तुम्हें चाहता है तो पाने की कोशिश करेगा ज़रूर। आनिया ने भी करवट लेते हुए कहा, सो जाओ अनव्या, और मुझे भी सोने दो। इंसान मरने से खौफ खाते हैं, वो कुछ नहीं करेगा। अगले दिन अनव्या और आनिया महल पहुंचे तो परिषद के 7 सदस्य अंदर होने की भनक उन्हें भी लग गई। अर्जुन उनके साथ ग्राउंड चैम्बर में था। अल्ट्रा, अल्फा, निर्माण, अमोघ और असीम बैठे हुए थे। 7 वाली कुर्सियों पर अनुकीर्ति और शांभवनी थी। अर्जुन ने शुरुआत करते हुए कहा, जो बात करने आए हैं वो शुरू करें। अल्ट्रा ने उसकी निगाहों में देखते हुए कहा, मैं जो सुन रहा हूँ वो सच है? एक इंसान को आपने यहाँ रखा हुआ है? अर्जुन ने निर्भीकता से कहा, हाँ सच है। ठीक है कि हमारे बीच कुछ मसलों पर विवाद रहता है, लेकिन आपको काउंसिल की बैठक में आना चाहिए था। निर्माण ने सख्ती से कहा तो अर्जुन भी सख्त लहजे में बोला, मैं उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता हूँ। क्या आप में से कोई भी इस बात की गारंटी लेने के लिए तैयार है कि रास्ते में आप उस पर हमला करवाकर उसे मारने की कोशिश नहीं करते? निर्माण ने आंखें लाल करते हुए कहा, एक इंसान के लिए आप परिषद के आदेश की अवमानना नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ, क्योंकि परिषद में मौजूद कुछ सदस्य मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, आपको क्यों लगता है कि आप इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हम सब लोग हर वक्त आपके बारे में ही सोचते हैं? अल्फा ने चिढ़े हुए अंदाज में कहा। अर्जुन ने अब हल्की मुस्कुराहट देते हुए कहा, अगर मैं इम्पोर्टेंट नहीं होता तो आप लोग इस वक्त मेरे महल में न बैठे होते। अल्ट्रा ने अपने दांत जमा किए और बोला, मास्टर अर्जुन, आपको इतना अभिमानी नहीं होना चाहिए। मैं अभिमानी नहीं हो रहा हूँ, मैंने तो इन्हें इनके तरीके से ही जवाब दिया है। अर्जुन ने भी गंभीर मुद्रा में कहा। अनुकीर्ति ने अब बीच में बोलते हुए कहा, हम उस लड़की से मिलना चाहते हैं। मैं उसे आपके सामने नहीं लाना चाहता, वो घबराती है। अर्जुन ने ठंडेपन से कहा। शांभवी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके सामने ही हम उससे सवाल जवाब करेंगे। अर्जुन ने उसकी तरफ निगाह घुमाई तो वह आगे बोली, और अगर वो यहाँ से जाने तथा अपना मुंह बंद रखने को सहमत होगी तो उसे यहाँ से जाना होगा, अन्यथा क्या? अर्जुन ने खड़े होते हुए कहा, बैठ जाइए। अमोघ कड़क आवाज़ में आदेश दिया तो अर्जुन बोला, मुझे आपके इरादे पर संदेह है, इसलिए आप सब यहाँ से जा सकते हैं। हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं वो करके ही जाएंगे। उस लड़की को हमारी दुनिया से बाहर जाना होगा, उसे मरना होगा, क्योंकि वो हमारे बारे में जान चुकी है। असीम ने आगे बढ़ते हुए कहा। अर्जुन ने फ़ौरन आगे बढ़कर उसकी गर्दन पकड़ ली और ज़मीन पर धमाके के साथ पटक दिया और बोला, जिसके बारे में बात कर रहे हो उसके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता। अमोघ ने आगे बढ़कर उसे असीम से अलग किया और बोला, अर्जुन, बात से मसला हल हो सकता है तो उलझने की ज़रूरत नहीं है। एक बार उस लड़की को सामने लाओ। अर्जुन ने उन्हें घूरते हुए दूसरी तरफ को देखा तो टाइगर ने सिर झुकाया और कामना को लेने चला गया। अर्जुन ने अमोघ से मुखातिब होते हुए कहा,
उसके आने पर कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश ना करे, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। उन सातों ने अपना सिर हिला दिया तो अर्जुन अपनी जगह पर बैठ गया। कुछ ही देर बाद कामना दरवाजे के बाहर थी तो अर्जुन ने आदेश दिया, अंदर आइए। कामना ने सहमते हुए अंदर कदम रखा। दिल धक धक कर रहा था। अर्जुन ने अब भी उसकी तरफ निगाह नहीं डाली, सामने उन सबको देखता रहा। असीम ने कामना को देखा तो उसकी लंबी गर्दन की चमकती नसों को देखकर उसके दांत बाहर आने को मचलने लगे। वो खुद को काबू नहीं कर पा रहा था। इंसान का ताज़ा खून पीने की तलब उसे मदहोश किए जा रही थी। कामना ने जैसे ही निगाह उठाई तो असीम पर नज़र पड़ते ही असीम ने अपने लंबे दांत दिखा दिए। कामना ने घबराकर नज़र हटा ली। कलेजा बाहर निकलने को तैयार हो गया। सूखता गला तर करने के लिए वो थूक गटकने लगी तो उसके गले को देखकर असीम से अब रुका नहीं गया। वो एकाएक उसकी तरफ झपटा तो उतनी ही तेज़ी से अर्जुन उड़ा और उसका गला पकड़कर उसे दीवार से चिपका दिया। तो निर्माल भी उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अनव्य, आन्या और टाइगर बीच में आ गए। अर्जुन ने कामना को अपने पंखों में समेट लिया और वहाँ से उड़ गया। अल्ट्रा, अल्फा समेत बाकी सबसे लड़ने के लिए टेम्स और अन्य साथी भी आ गए। कामना को कमरे में छोड़कर वो बिना एक शब्द बोले मुड़ा और हाथ हवा में उठाए। आत्माओं का हुजूम उमड़ गया। तापमान गिर गया। ठंडी हवा महसूस होने लगी तो कामना पीछे पलंग पर कोने में हो गई। उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन तय था कि कमरे में बहुत से लोग मौजूद हैं। अर्जुन ने आंखें खोलते हुए कहा, एल्विस, उस रोज़ तुमने शिरीषा को कामना तक पहुंचने से अपनी मर्जी से रोका था और आज मैं चाहता हूं कि आप सबके साथ मिलकर कामना को सुरक्षित रखें, उसको कोई भी ना छू पाए। सबने सिर झुकाया और फिर अर्जुन पलक झपकते ही गायब हो था। वो वापस उसी चैम्बर में आ गया और असीम की गर्दन चीरते हुए बोला, जब खुद पर संयम नहीं कर सकते थे तो मेरे महल में एंट्री नहीं करनी चाहिए थी। अर्जुन ने मशाल लेकर असीम को आग लगा दी। उसके मरते ही शाम्भवी उसकी तरफ लपकी, लेकिन अल्फा ने उसे पकड़ लिया तो वो अपने दांत दिखाते हुए ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। सब एक दूसरे के साथ गुथे हुए थे। अनिकीर्ति कामना के रूप के बाहर मंडरा रही थी। किसी अदृश्य शक्ति ने उसका रास्ता रोक रखा था। ये सब देखकर अल्ट्रा ने कड़क आवाज़ में कहा, अर्जुन, हमारी चुप्पी का फ़ायदा मत उठाइए। हम लीडर हैं, हमारी अवज्ञा नहीं कर सकते आप। रोकिए ये सब और उस लड़की को महल से बाहर कीजिए। एक इंसान के लिए आपस में लड़ना और मरना कहाँ की समझदारी है। अर्जुन उससे भी सख्त आवाज़ में बेहद सर्द लहजे के साथ बोला, ये मेरा महल है और लीडर भी मैं हूँ। यहाँ मेरे अलावा किसी का भी आदेश मान्य नहीं है। मैं आपका बेहद लिहाज और सम्मान करता हूँ, लेकिन जहाँ तक बात उस लड़की की है, वो यहाँ है और यहीं रहेगी। अगर मैं उसे अपने महल में लाने को मजबूर हुआ तो उसकी वजह भी आप में से ही कोई एक है। मुझे काबू करने के लिए लड़की को मोहरा बनाना चाहा है और ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं काबू आने के लिए नहीं बना हूँ। आज नहीं तो कल मैं ये जान जाऊँगा कि आप 6 सदस्यों में से कौन हैं जो मुझे कमज़ोर करना चाहता है। उसके बाद जाहिर तौर पर वो सदस्य बुरी मौत मरेगा। मैं यहाँ का लीडर बनकर खुश हूँ और अगर आप लोग समय समय पर मुझे परेशान ना करें तो मैं इतने में ही खुश रहूँगा। लेकिन इसी तरह आप सब मुझे परेशान करते रहे तो हो सकता है कि मैं पूरे वैम्पायर समुदाय का लीडर बन जाऊँ। आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अल्ट्रा ने आदेश दिया तो पल भर के अंदर ही वो सब वहाँ से गायब हो गए। अर्जुन ने अनव्य और आन्या की तरफ देखकर पलकें झपकाई तो वो दोनों वहाँ से अलग निकल गए। परिसर में फैले खून को साफ करवा दिया गया और अर्जुन उस कमरे में आया जहाँ कामना थी। उसने कुछ बुक्स उठाई और जाने को हुआ तो कामना ने हिम्मत करके आवाज़ दी, मैं आज अकेले नहीं रहूँगी, आपको रहना होगा। कहते हुए अर्जुन बिना उसकी तरफ देखे निकल गया तो कामना रोने लगी और उसने चादर को नोच कर फेंक दिया। फिर सारा सामान भी इधर उधर फैला दिया और नीचे फर्श पर ही बैठ गई। नीचे पड़े सामान को वो जब गुस्से में फेंकने को हुई तो कांच का टुकड़ा हथेली में चुभ गया। वो कराह उठी और घुटनों में मुंह देकर रोने लगी। रात ने दस्तक दे दी थी। अनव्य घर आया तो दरवाज़ा खुलते ही ईशा के चेहरे पर नज़र पड़ी तो वो बोला, परेशान क्यों नज़र आ रही हो? पता नहीं भैया अभी अभी कहाँ चले गए। कितना भी पूछा कुछ कहा ही नहीं। इतनी रात में कहीं जाने की क्या ज़रूरत थी? ईशा ने चिंतित स्वर में कहा। अनव्य ने कनखियों से पीछे देखा। आन्या उससे कुछ दूर पर ही पीछे खड़ी थी। वो यह सब सुनकर वहीं सब मुड़ गई और शिवा को तलाशने जंगल में चली गई। अनव्य अंदर आ गया और बोला, टेंशन मत लो, वो आ जाएगा। ईशा ने जल्दी में कहा, कैसे? अनव्य ने कंधे उचकाते हुए कहा, पैरों से। अनव्य। ईशा ने उसे घूरा तो अनव्य ने भी उसकी आंखों में झांकते हुए गुनगुनाया, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल हमें। तुम नॉर्मल नहीं हो।
कहते हुए ईशा जाने को जैसे ही मुड़ी, अनव्य के लंबे हाथों ने उसे अपने पास खींचकर खुद की तरफ घुमाते हुए कहा, अजी रोड कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा वहाँ हमें पाइएगा। ईशा छूटने के लिए कसमसाई और बोली, बस कीजिए, आप मुझे क्यों पागल करना चाहते हैं। अनव्य ने उसके चेहरे को अपनी हथेली में पकड़ते हुए कहा, तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। ईशा उसकी निगाहों में बारी बारी देखने लगी तो वो धीमे से बोला, मेरे इश्क में पागल होना इतना बुरा तो नहीं जितना आप दिखाती हैं। ईशा ने पलकें बंद कर लीं और बोली, अब आंखें खोलूँगी और सब गायब। उसने पल भर बाद आंखें खोली, तब भी अनव्य उसके सामने था, तो वो बोली, आप सच में हैं। मेरे ख्वाब इतने भी ज़्यादा ना देखो जन्म कि हकीकत और फ़रेब में अंतर ही ना कर सको। अनव्य ने उसके गालों को छूते हुए कहा तो ईशा शर्मा गई और भागना चाहा, लेकिन अनव्य ने अपनी तरफ खींचकर गले लगाते हुए कहा, गले लगने का मन हो तो गले लगना चाहिए, न कि भागना चाहिए। ईशा ने उस पर अपनी बाहें कस ली तो अनव्य ने उसे कसकर समेटते हुए उसके गाल को चूम लिया। उधर आनिया शिवा की खुशबू महसूस करके जल्दी ही जंगल में उस तक पहुंच गई। वो आहट सुनकर जैसे ही पलटा, सामने आनिया को देखकर उसने मुंह फेर लिया। आनिया ने गुस्से में कहा, क्या मैं इतनी रात में आपकी जंगल विचरण की वजह जान सकती हूँ? शौक लगा है मुझे। शिवा ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, ये शौक त्याग दें तो बेहतर है, क्योंकि जंगली जानवरों को भी बहुत शौक है इंसानों को खाने का। तो खा ले, शिवा ने रूखेपन से कहा। इतनी सस्ती जान है आपकी? आनिया ने उसकी पीठ घूरते हुए कहा। हाँ, परवाह है किसको? आप चाहते किससे हैं परवाह? आनिया ने सवाल किया। शिवा उसकी तरफ मुड़ा और बोला, चाहने से कोई परवाह करे तो फिर बेहतर है कि वो परवाह ना करे। आनिया ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, घर चलें? मुझे नहीं जाना, शिवा ने दो टूक कहा। आनिया ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, बहुत हुआ, घर चलिए, आपकी बहन अकेले परेशान हो रही है। अनव्य को लड़कियों को संभालना नहीं आता। शिवा अपनी जगह से हिले बिना बोला, मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं, मुझे नज़र आता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। आनिया ने उसका हाथ छोड़कर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत दिलदार हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका देकर आए हैं? शिवा ने कुछ नहीं कहा और मुंह फेर लिया तो आनिया ने कुछ सोचा और फिर गायब हो गई। काफ़ी देर तक जब कोई आवाज़ नहीं आई तो शिवा ने पीछे मुड़कर देखा। आनिया को पाकर वो घबरा गया और आगे बढ़ते हुए बोला, आनिया, आनिया। आनिया कहीं नज़र नहीं आई तो वो इधर उधर भागते हुए उसे ढूंढने लगा और फिर सर पकड़कर खड़े होते हुए आसमान की तरफ देखने लगा। पलकें भीग उठी। आनिया कहाँ चली गई? क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की? सब मेरी वजह से हुआ। कहते हुए उसने पेड़ के तने में जैसे ही सिर मारना चाहा, सर किसी की नरम हथेली पर पड़ा तो उसने फ़ौरन सिर उठाकर उस तरफ देखा। आनिया को सामने पाकर उसने उसे गले लगाने की नीयत से हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ी, लेकिन फिर अगले ही पल उसे छोड़ दिया और एक तरफ को चल दिया। तो आनिया भी उसके पीछे भागी और बोली, क्या हो गया है? शिवा ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चलता रहा। तो आनिया अब गुस्सा होते हुए सामने आ गई और बोली, क्या परेशानी है? हाँ, मरना चाह रहे हो? रास नहीं आ रही ज़िंदगी? कुछ भी परेशानी हो, मरना चाह रहा हूँ या जीना, आपको क्या मतलब उससे? शिवा ने भी गुस्से से निगाह मिलाते हुए कहा। आनिया ने उसे घूरते हुए कहा, यह आशिकी का भूत सर से उतारकर चैन से जियो। अभी तक जानते तक नहीं हो कि प्यार एक तरफा है या दो तरफा, और फिर भी ये हाल है। अगर जान जाओगे तब क्या करोगे? फालतू की बकवास है ये प्यार नाम की चीज़। जितना दूर रहोगे उतने खुश रहोगे। शिवा अब नाराज़गी में भी हंस पड़ा और बोला, अच्छा, जब इतनी ही बुरी चीज़ है ये प्यार तो मेरे पास क्यों खड़ी हो तुम? क्यों इतनी रात में जंगल चली आई मुझे ढूंढते हुए? क्यों है तुम्हें मेरी परवाह? क्यों डर रही हो अगर मैं जंगल में हूँ तो? तुम्हें तो प्यार ही नहीं है मुझसे। आनिया ने उसकी आंखों में देखना छोड़कर नज़र फेर ली तो शिवा ने कदम बढ़ाया और बोला, अब भी कुछ कहने को है या नहीं? अगर मैं तुमसे दूर हूँ तो उसका कोई वजह है। आनिया ने फिर नज़र उठाते हुए कहा। क्या वजह है? शिवा ने कहा। वजह जानने के बाद तुम सारा प्यार भूल जाओगे, और तुम वजह नहीं बताओगी क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मैं प्यार भूल जाऊँ, है ना? आनिया ने दूसरी तरफ मुंह फेरते हुए कहा, मैं नहीं जानती कि तुम्हें क्या पागलपन चढ़ गया, लेकिन इतना जानती हूँ कि जंगल सुरक्षित नहीं। क्यों? क्योंकि वैम्पायर आ जाएंगे? अगर हाँ कहूँ तो मुझे उन्हें देखने की चाहत है। वो देखेंगे नहीं, खून पिएंगे। मैं पिलाने को तैयार हूँ। शिवा हद होती है ज़िद करने की। आनिया ने अब उसे डपटते हुए कहा तो शिवा ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ? सोच कर ही जी भारी होने लगा।
धड़कन की सरगम टूटने लगी। मन के अंदर चाहत लिए बैठी हो तो ना मानने की जिद क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, आन्या ने झल्लाते हुए कहा। आप अलग भी नहीं हो, तड़प रही हो लेकिन प्यार का ऐलान करने से डरती हो। दिल में उठती टीस मंजूर है लेकिन प्यार की बारिश में भीगना नहीं। आन्या ने मुंह फेर कर जाना चाहा तो शिवा ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसके माथे को चूम लिया। तो पत्थर बनी हुई आन्या उसके स्पर्श से पिघल गई और उसके सीने से लग गई। प्रेम जताता शिवा का स्पर्श उसके मन से इंसानों और वैम्पायर का भेद मिटा गया। मोहब्बत के आगे आन्या ने भी घुटने टेक दिए। शिवा पर दिल हार गई और उसके सीने से लिपटी वो बोली, अब तक पास होकर भी दूर भागती रही हूँ, लेकिन ये सच है कि मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। तुमसे दूर जाकर अगर तुम्हें हर पल मारती रही हूँ तो मैं खुद भी नहीं जी, हर पल मरी हूँ। तुम वो भंवर हो जिसमें मैं बचते बचते डूब ही गई। हाँ, मैं तुम्हारी हो गई। कहानी का 13वां भाग यहीं तक था। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।